सोशल साइंसेस फेयर, समाज, इतिहास और भूगोल की गहराई। अक्सर हमें भारतीय संविधान के निर्माण की एक बहुत ही साफ सुथरी और आदर्श कहानी सुनाई जाती है। लेकिन आज हम इस खास प्रस्तुति में उस पर्दे को हटाएंगे। हम उस जमीनी हकीकत को उजागर करेंगे जो राजनीतिक मजबूरियों, गहरे मतभेदों और कड़े समझौतों से भरी हुई थी। चलिए इस दिलचस्प और ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। मेरा जवाब ये है कि मैं एक भाड़े का टट्टू था। मुझसे जो करने को कहा गया वो मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध किया। ये शब्द किसी आलोचक के नहीं बल्कि खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के हैं। है ना एकदम चौंकाने वाली बात। ये बयान उस लोकप्रिय मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है जिसमें उन्हें अक्सर एक विजयी और एकमात्र संविधान निर्माता के रूप में देखा जाता है। जब मुख्य वास्तुकार खुद ये कहे कि उसने अपना काम अपनी इच्छा के खिलाफ किया तो भाई ये तो साफ है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही रही होगी। भाग एक अनिच्छुक संविधान निर्माता। तो सबसे पहले इसी महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि आखिर देश के सर्वोच्च कानून का निर्माता उसी दस्तावेज से इतना निराश क्यों था। कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आता है जब सर बेनेगल नरसिंह राव का नाम सामने आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंतिम संविधान पर उनके तैयार किए गए प्रारंभिक मसौदे का कितना गहरा प्रभाव था। और मजे की बात यह है कि राव एक ब्रिटिश प्रशासक और इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस अधिकारी थे। मतलब स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव असल में एक ऐसे अधिकारी ने रखी थी जो कभी ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे का अहम हिस्सा रह चुका था। और इस मसौदे के लिए राव ने केवल हवा में तीर नहीं चलाए थे, उन्होंने दुनिया भर के 60, जी हां पूरे 60 अलग अलग देशों के संवैधानिक ढांचे का गहराई से अध्ययन किया था। जरा सोचिए, 60 देश। ये संख्या अपने आप में बताती है कि हमारे संविधान की नींव कितनी व्यापक थी और इसमें कितना विदेशी प्रभाव शामिल होने वाला था। अब यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत में संविधान सभा का पूरी तरह से विरोध किया था। उनका साफ मानना था कि दुनिया में संवैधानिक मॉडल पहले से ही मौजूद हैं और भारतीय नेताओं को पहिए का फिर से आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात उनकी उस प्रारंभिक अनिच्छा और बाद की उस गहरी हताशा को समझने की कुंजी है जिसके साए में उन्हें अंततः काम करना पड़ा। भाग 2, नौकरशाह और बच्चा। चलिए अब देखते हैं कि असल में मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया कैसी थी और कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के हाथ शुरुआत से ही पूरी तरह से बंधे हुए थे। प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला का एक बहुत ही दिलचस्प रूपक है। वो कहते हैं, हमसे केवल बच्चे को कपड़े पहनाने के लिए कहा गया था और वो बच्चा और कुछ नहीं बल्कि उद्देश्य प्रस्ताव था। ये साफ दिखाता है कि समिति कोई स्वतंत्र रूप से काम करने वाली एजेंसी नहीं थी। उन्हें बस उस उद्देश्य प्रस्ताव की चार दीवारी के भीतर ही रहना था, उससे बाहर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। अब इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद समिति के सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। उन्हें देश की भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं को संतुलित करना था, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच तालमेल बिठाना था। एक तरफ संघीय और एकात्मक ढांचे की भारी उलझन थी तो दूसरी तरफ आजादी के ठीक बाद की अस्थिरता। स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सच में ये कोई मामूली काम नहीं था। और इस भारी दबाव के बीच हालात कितने खराब थे ये टी कृष्णमाचारी के शब्दों से पता चलता है। 6 सदस्यों की पूरी टीम नियुक्त की गई थी, लेकिन एक की मृत्यु हो गई, एक अमेरिका चले गए, कुछ अपनी व्यस्तताओं या बीमारी की वजह से दूर रहे। नतीजा, इस पूरे विशाल देश का भविष्य तय करने और इन तमाम चुनौतियों से निपटने का सारा वजन अंततः एक ही व्यक्ति के कंधों पर आ गिरा और वो थे डॉक्टर अंबेडकर। भाग 3, राजनैतिक दृष्टिकोणों का टकराव। चलिए अब उस दौर में चलते हैं जहां स्वदेशी आकांक्षाएं और औपनिवेशिक वास्तविकताएं एक दूसरे से सीधे टकरा रही थीं। ये सबसे तीखा वैचारिक युद्ध का मैदान था। यहां अंतर बहुत ही गहरा था। एक तरफ महात्मा गांधी का दृष्टिकोण था जो ब्रिटिश शैली की संसदों को मूल रूप से ही गलत मानते थे। उनका सपना एक विकेंद्रीकृत प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ग्राम स्तरीय स्वायत्तता और सच्चे स्वराज का था। लेकिन अपनाई गई वास्तविकता वो बिल्कुल उल्टी थी। भारत ने एक केंद्रीकृत ब्रिटिश शैली का संसदीय लोकतंत्र अपनाया जो काफी हद तक 1935 के औपनिवेशिक भारत सरकार अधिनियम की नकल था। इस ब्रिटिश शैली के सिस्टम को अपनाने पर जबरदस्त आलोचनाएं हुईं। भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश श्री मिहिरचंद महाजन ने तो इसे सीधे सीधे 1935 के अधिनियम पर आधारित एक गुलामी की नकल तक कह दिया था। उनका स्पष्ट मानना था कि यह नया दस्तावेज भारतीय संस्कृति और हमारी जड़ों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है।
भाग 4 एक अंग्रेजी बैंड का संगीत। ये सांस्कृतिक मतभेद हमें एक काव्यात्मक लेकिन बहुत ही चुभने वाली आलोचना की ओर ले जाते हैं जो खुद संविधान सभा के भीतर उठी थी। संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतथैया की वो हताशा बड़ी आसानी से समझ में आती है जब उन्होंने भरी सभा में कहा, हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक अंग्रेजी बैंड का संगीत है। उनका ये दर्द इस बात का प्रतीक था कि कैसे नया संविधान अपनी आत्मा में पारंपरिक भारतीय दस्तावेज लगने के बजाय पूरी तरह से किसी पश्चिमी देश से मंगाया हुआ लग रहा था। लेकिन अगर हम इस दस्तावेज के पीछे की फिलॉसफी को गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये केवल एक अंधी नकल नहीं थी। पश्चिमी आधुनिकता और पारंपरिक भारतीय मूल्यों का यह सम्मिश्रण भारत के विशाल बहुभाषी संघ को चलाने और अलग अलग समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत ही सावधानी से अनुकूलित किया गया था। ये सिर्फ अंग्रेजों की नकल नहीं बल्कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को एक साथ बांधे रखने और उसके अस्तित्व को बचाए रखने की एक सोची समझी रणनीति थी। भाग 5 अंतिम समझौता। चलिए अब देखते हैं कि इन तमाम बहसों और कमियों के बावजूद इस दस्तावेज ने क्या ऐतिहासिक कमाल किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरी प्रक्रिया को एक गतिशील राष्ट्र के रूप में वर्णित किया जो अपने लिए अपनी ही बनावट का एक नया परिधान तैयार कर रहा है। और ये सच भी है। गहरी औपनिवेशिक विरासतों और इसके निर्माताओं के अनिच्छुक राजनीतिक समझौतों के बावजूद इस संविधान ने भारत के पुराने सामाजिक पदानुक्रमों को तोड़ने के लिए एक बेहद मजबूत और सफल ढांचा दिया। अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक आदर्श संविधान का अस्तित्व हो भी सकता है या लोकतंत्र हमेशा एक समझौता ही होता है? क्या किसी देश का कानून उसकी उत्पत्ति की शुद्धता से महान बनता है या फिर हर तरह की मुश्किलों और बदलावों से देश को सफलतापूर्वक निकाल ले जाने की उसकी ताकत से? इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट